हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815। 1815 में वियना में कांग्रेस को होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट इज द एरिया ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन इन अ ईयर इज कॉल्ड। एक साल में कितना एरिया कल्टीवेट हुआ है, कितनी लैंड के ऊपर क्रॉप्स को प्लांट किया गया है, हार्वेस्ट किया गया है, उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन्स। श्रीलंका में मेजरली 2 लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल एंड सिन्हला, और उनमें मेजॉरिटी जो है वो सिन्हला बोलती है। व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर इन पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जो चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो। बैलेंस्ड इकोनॉमी नहीं, डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोवाइड अनलिमिटेड पावर, इसके तो बिल्कुल ऑपोजिट है, इंश्योर करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, दे कैन नन ऑफ देम कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जो वेट है किलोग्राम्स में उसको लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, वेट लेते हैं इन kgs और उसे डिवाइड करेंगे आपकी हाइट के स्क्वायर से, और हाइट को हम लेते हैं इन मीटर्स। सो डिवाइडिंग हाइट बाय वेट मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेट को डिवाइड करना होता है हाइट के स्क्वायर से। नेक्स्ट इज व्हाट विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। वाटर इन रिवर्स, क्रूड ऑयल नहीं है। वाई इज़ द इशू ऑफ अच्छा, ये थे MCQs। अब आपको आंसर्स लिखने हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो जो सस्टेनेबिलिटी है का इशू है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है फॉर डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि करंटली हमें डेवलपमेंट तो करनी ही है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को सैक्रिफाइस किए बिना अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन को अवेलेबल नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी का इशू इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर आप लिखेंगे that the issue of sustainability is important for development because it ensures, क्योंकि ये इंश्योर करता है that the needs of present are met without compromising the needs of future generation, the ability of future generation। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज इस तरीके से लिखेंगे कि आंसर थोड़ा बड़ा हो आपका। ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स एंड इट इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है इसमें, डेवलपमेंट भी होती है, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को भी ये ध्यान में रखता है। एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। और फिर थोड़ा और अगर आपको लिखना, 2 पॉइंट्स हो गए हैं। देन इफ़ द रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड judiciously, used carefully, then they may not be available for future generation. Okay, next is how is the ethnic composition of Belgium? Very complex. बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसका एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक्सप्लेन करिए कि कैसे। क्योंकि कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59%
59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहता है। पॉपुलेशन, एक सेकेंड, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अब लिखते हैं नीचे, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, जो कि डच बोलता है, रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। देन 40%, अनदर 40% वोलोनिया रीजन में रहता है जो फ्रेंच बोलता है। 40% लिव्स इन एफ कैपिटल वोलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। और बाकी जो 1% है, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक्स जर्मन, बाकी 1% जर्मन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल के 3 फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो ये रिच है न्यूट्रिएंट्स में, नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। रेगुर सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक calcium carbonate and magnesium, potash and lime, ये होते हैं इसमें। सेकंड, वाटर रिटेंशन, जो कैपेसिटी है इसकी वो हाई है। सेकंड पॉइंट, वाटर रिटेंशन। रेगुर सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेंशन लिमिट, जो कि इसे आइडियल बनाती है फॉर ग्रोइंग कॉटन, विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। नेक्स्ट, नंबर 3, क्रैक्स। इसमें हॉट वेदर में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो रेगुर सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे अच्छे से एरेशन हो सकता है, हवा अंदर तक चली जाती है उसमें। क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट summers, रेगुर soil develops deep cracks that help aerate the soil. Okay, next, now explain any 3 features of Napoleon civil code. नेपोलियन ने जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस किए थे उसके कोई 3 फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले तो जो प्रिविलेजेस मिलती थी लोगों को बाय बर्थ, उनको अबॉलिश कर दिया था। नंबर 1, अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग इक्वल थे कानून की नज़रों में। द कोड स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं था। नंबर 3, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज सजेस्ट एनी 3 मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन सूटेबल टू इंडियन कंडीशंस। इंडियन कंडीशन में कौन से सूटेबल मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के? कोई 3 मेथड्स आपको सजेस्ट करने हैं। तो एक तो कॉन्टोर प्लॉइंग, देन टेरेस फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नंबर 1, प्लॉइंग along the contour लाइन्स। इससे जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है अगर हम कॉन्टोर के अलॉन्ग प्लॉ करते हैं, जो हमारे हिली एरियाज़ है जहाँ पर स्लोप्स होते हैं। देन सेकेंड, टेरेस कल्टीवेशन ऑन स्लोप्स। टेरेस कल्टीवेशन ऑन स्लोप्स, ऐसे टेरेस बना के
कल्टिवेट करना कट करके, ऑन स्लोप्स, जिससे सॉइल एरोजन कम होता है, restricts erosion. Then strip cropping, जो बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जो क्रॉप है उनके बीच में ग्रास की स्ट्रिप्स लगाई जाती है, जो कि फोर्स ऑफ विंड है, विंड जो अपने साथ हवा को उसको मिट्टी को इरोड करती है, वो उसकी स्पीड को कम करते हैं, जो विंड का फोर्स है उसे ब्रेक करते हैं. एंड शेल्टर बेड प्लांटेशन, इसमें ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है रोज़ में, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन. या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग, जो क्रॉप रोटेशन है उससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉप जब हम बार बार उगाते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है सॉइल में. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कोई भी 3 लिखने हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटली के यूनिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है. ये लॉन्ग आंसर होना चाहिए था, चलो 3 मार्क में ही है. तो पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिफिकेशन के पहले जो बैकग्राउंड है. फर्स्ट पॉइंट हमारा है बैकग्राउंड. यूनिफिकेशन के पहले, बिफोर यूनिफिकेशन, इटली वॉज डिवाइडेड. इटली वॉज डिवाइडेड into several small kingdoms and states, जिसमें किंगडम ऑफ सार्डिनिया भी था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. किंगडम एंड स्टेट्स, इन स्टेट्स के किंगडम्स के जो लोग थे, दे वर यूनाइटेड बाय लैंग्वेज एंड कल्चर. उनके कल्चर सेम थे, लैंग्वेज वो सेम बोलते थे, लेकिन बट दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स. अलग अलग रूलर्स उन पर रूल कर रहे थे. देन जो यूनिफिकेशन है वो स्टार्ट हुआ जिसमें 3 मेन लीडर्स थे. इनके मेन लीडर्स, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज द वर्क ऑफ 3 मेन लीडर्स, जिसमें एक थे नंबर 1 जियुसेप्पे या ग्यूसेप्पे, कैसे भी आप प्रोनाउंस करो, गैरीबाल्डी. देन काउंट कैवूर एंड विक्टर इमानुअल द सेकेंड. ओके, एक और थे इसमें जिन्होंने यंग इटली स्टार्ट किया था, जियुसेप्पे मैज़्ज़िनी. ये एक इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया इटली को यूनिफाई करने के लिए. एक इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था यंग इटली, वो इटली के यूनिफिकेशन के लिए ही था, टू क्रिएट अ यूनिफाइड एंड डेमोक्रेटिक इटालियन रिपब्लिक. ओके, ये थोड़ा सा इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे. वैसे 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम से भी चल जाएगा. फिर है मेजर स्टेप्स. जब ये स्टार्ट हुआ, पॉइंट नंबर 3 ABCD मेजर स्टेप्स. सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. नंबर 1 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1848 से लेकर 1849. लेकिन ये क्योंकि सपोर्ट उतना नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन उतना नहीं था, ये फेल हो गया. दिस वाज इनिशियल अटेम्प्ट एट यूनिफिकेशन बट इट फेल ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन. उसके बाद इन्होंने अलायंस किया फ्रांस के साथ. अलायंस विद फ्रांस, कैवूर मेड एन अलायंस विद फ्रांस, जिसने हेल्प किया, विच हेल्प सार्डिनिया टू डिफीट द ऑस्ट्रियन एम्पायर. और फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर नॉर्थ इटली का पार्ट बन गया. तो यहाँ से नॉर्दर्न यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट नॉर्दर्न, ये वही कि ये बहुत लेंदी आंसर होगा. यूनिफिकेशन आप 3 मार्क में बहुत छोटा उसमें नहीं कर सकते हैं. नॉर्दर्न, अगर ये लिखना है तो मेजर स्टेप्स ही आप लिख दीजिए, ये लीडर्स और बैकग्राउंड वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं. देन नॉर्दर्न यूनिफिकेशन ये चला फ्रॉम 1859 to 1860, एक साल में. फिर देन इटली को प्रोक्लेम कर दिया गया एज किंगडम ऑफ इटली. प्रोक्लेमेशन, 4th पॉइंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ इटली इन 1861, जिसमें जो किंग विक्टर इमानुअल द सेकेंड, ये विक्टर इमानुअल द सेकेंड, इनको डिक्लेयर किया गया, जो न्यूली यूनाइटेड इटली था उसका किंग वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ अ न्यूली यूनाइटेड इटली। हालांकि अभी भी बहुत सारे पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, यूनाइटेड इटली। फिर फाइनल यूनिफिकेशन हुआ 1870 में। देन फाइनल यूनिफिकेशन, जो रिमेनिंग टेरिटरीज थी इंक्लूडिंग रोम, उनको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इटली में, जिससे जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल यूनिफिकेशन। फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ 1871 तक जो इटली था वो यूनिफाई हो गया था अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट, और रोम को उसकी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये सब आप लिख देंगे, मेजर स्टेप्स ही लिखेंगे एक्चुअली। इसमें 5 मार्क में होता तो हम बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंट लीडर्स भी लिखते। अभी सिर्फ आप यही लिखिए कि सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 48-49 में, लेकिन क्योंकि कम सपोर्ट था, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा नहीं था, तो ये फेलियर रहा। फिर कुछ, ये तो मेन लीडर्स हैं। देन अलायंस किया उन्होंने फ्रांस के साथ, उसके 8 साल के बाद 1858 में। उसके बाद फ्रांस ने सार्डिनिया को हेल्प किया ऑस्ट्रियन एम्पायर को डिफीट करने के लिए, और नॉर्दर्न इटली को अपने कंट्रोल में लिया। नॉर्थ में जो यूनिफिकेशन था वो स्टार्ट हुआ, नॉर्दर्न यूनिफिकेशन, ये 1859 नॉर्दर्न यूनिफिकेशन होता है। फिर 1859 टू 1860 में, उसके बाद जो किंगडम ऑफ इटली को प्रोक्लेम कर दिया गया 1861, और किंग विक्टर इमानुअल द सेकेंड को डिक्लेयर कर दिया गया वहाँ का किंग, जो न्यूली यूनिफाइड इटली था उसका। फिर 1870s तक कुछ किंगडम्स को, ये आसपास के जो किंगडम्स थे, लड़ाई होती रही, उनको एनेक्स करते रहे। 1870 तक ये यूनिफिकेशन का काम चला, तब फाइनल यूनिफिकेशन हुआ। एंड बाय 1871 मोस्ट ऑफ द इटालियन पेनिनसुला was unified under a single government and Rome became the capital of Italy. Okay, next. Now next is, why is power sharing desirable in democracy? डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करती है। पावर शेयरिंग मतलब हर ग्रुप को कुछ पावर्स दी गई है, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट because power sharing gives all groups a say in the governance. Then second, ensuring political stability, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन नहीं है, ensuring political stability because power sharing stability prevents the concentration of power within a single group which can lead to political instability. एक ही के पास अगर बहुत ज़्यादा पावर होगी तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगी। पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, नेशनल यूनिटी बनी रहती है, क्योंकि हर ग्रुप अपने आप को फील करता है कि वो रिप्रेजेंटेड है। मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट ऑल ग्रुप्स फील रिप्रेजेंटेड एंड वैल्यूड। ओके, तो फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? व्हाई, व्हाट आर द इंडिकेटर्स used by UNDP for measuring development, compare it with the World Bank report. तो डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस, जो कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन में, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी इन्हांस हुई है। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी जबकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए था। एनीवेज, ओके, पहले डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट, फिर UNDP के क्या इंडिकेटर्स हैं और वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स हैं, उनको आपको कंपेयर करना है। So development refers to the progress and improvement in the economic, social and political
political conditions of a country. It involves enhancing the quality of life for people by providing better education, देकर उनको better education, health care, employment opportunities, infrastructure, etc. Infrastructure etc. नाउ जो इंडिकेटर्स हैं जो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यूज़ किए हैं, इंडिकेटर्स यूज्ड बाय UNDP, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसके. फर्स्ट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. किसी भी कंट्री में जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है एक पर्सन की लाइफ जितने वो जीता है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव, उससे भी आप वहाँ के लोगों का कि लाइफ का कितनी डेवलपमेंट हुई है, कैसी वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, आप ये डिसाइड कर सकती हैं. जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी मतलब वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है. एक्सपेक्टेंसी. ओके, सेकेंड इज़ एजुकेशन. दूसरा इंडिकेटर एजुकेशन, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स. एजुकेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे. बाय द वे 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये हो गया, एक में इंडिकेटर, एक में कंपैरिजन, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख दीजिए. ठीक है, मतलब बच्चे कहाँ तक स्कूल जाते हैं ऑन एन एवरेज. देन पर कैपिटा इनकम, 3 ही है. पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम कितनी है, कैपिटा इनकम. जबकि वर्ल्ड बैंक टोटली इनकम को देखता है. वर्ल्ड बैंक प्राइमरीली, वेयर एज वर्ल्ड बैंक primarily uses GDP, gross domestic product, and GNI, gross national income. उसी से वो मेजर करता है कंट्री की डेवलपमेंट को. ठीक है, अगर आपको कंपेयर करना हो तो जो आप कहेंगे कि UNDP डिफरेंट फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर फोकस करता है कि इनकम कितनी है, प्रोडक्शन कितना है. जबकि UNDP में जो पर्सपेक्टिव है इसका वो ब्रॉडर है, हेल्थ भी देखता है, एजुकेशन भी देखता है, इनकम भी देखता है. इस तरीके से कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं. एंड सेकंड की जो UNDP है वो एम्फसाइज करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, और जो ह्यूमन वेलबींग के वेलबींग पर, मतलब बेसिकली वो फैक्टर्स जो ह्यूमन की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जबकि वर्ल्ड बैंक सिंपल जो इकोनॉमिक आउटपुट है, फाइनेंशियल वेल्थ है किसी पर्सन की, सिर्फ उसको देखता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए. UNDP की जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक है, क्योंकि वो एक ऑलराउंड पिक्चर देखेगा डेवलपमेंट के लिए, और जो वर्ल्ड बैंक है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है. ठीक है, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कंपैरिजन के लिए. एनीवेज, नेक्स्ट आगे आते हैं. नाउ रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पैराग्राफ गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाम है एन सैंगलंग. रीड एन आर्टिकल दैट सेड. एन सैंगलंग ने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड्स, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इससे पहले, तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल सकता है. आंसर क्या, सब कुछ वही दिया है कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है 59% वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, डच बोलती है, 40% बाकी वॉलोनिया रीजन में रहती है, फ्रेंच बोलती है, बाकी 1% बेल्जियम, जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन बोलते हैं. इसमें भी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये और इम्पॉर्टेंट है, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं. माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच. जो माइनॉरिटी में है फ्रांस बोलती है,
कंट्री में वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. उनका बेनिफिट उन्हें बहुत बाद में मिला. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में. ये टेंशन का एक रीज़न रहा ड्यूरिंग 1850s एंड 1860s. ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट हैपन आफ्टर दिस एंड दस हेडेड टू द लाइब्रेरी. आपकी बुक का पैराग्राफ होगा ये. पहला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ बेल्जियम वॉज मोस्ट अफेक्टेड. बेल्जियम की ब्रुसेल्स जो सिटी है, कैपिटल है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है. व्हाट वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम में मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलते हैं डच, अबाउट 59%. नेक्स्ट इज विच कंट्रीज बॉर्डर बेल्जियम. बेल्जियम के कौन सी कंट्रीज बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर करती है. फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, तीनों ही, ऑल ऑफ दीज. देन फोर्थ, व्हाट वैल्यूज़ आर शोन बाय एनसांगलंग. एनसांगलंग ने कौन सी वैल्यूज़ शो की है. क्यूरियस, विलिंगनेस टू लर्न, इनक्विजिटिव. तीनों का मतलब एक ही है, सो ऑल ऑफ दीज. एक और एक्स्ट्रैक्ट गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, आप देख लेंगे इसको खुद से, इसमें तो वही है, आंसर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे. ओके दैट्स. इसमें मैप वर्क नहीं है क्वेश्चन पेपर में, जबकि होना चाहिए था. होता ही है क्वेश्चन मैप का एंड में. एनीवे, जितने भी चैप्टर है आपके, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली का चैप्टर है जो आएगा शायद PT1 में, फ्रांस का भी बीच में है कुछ, तो ये सभी आपको वर्ल्ड के मैप पे पता हो ये कंट्रीज़ कहाँ पर है. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 10th क्लास PT1 एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.